नमस्कार मित्रों, आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के मेवाड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेवाड़ के बिल्कुल शॉर्ट नोट जो पढ़ने वाले मित्रों, बिल्कुल ये शॉर्ट नोट हैं और ये आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, पीटीआई की कर रहे हो, सीईटी की कर रहे हो या एफसीआई की कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड, जो भी अन्य एग्जाम राजस्थान में आप कर रहे हो, चाहे आप रीट की भी तैयारी कर रहे हो। अगर आप रीट की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम मेवाड़ से संबंधित सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं मित्रों। पूरा टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम रिवाइज कर लेंगे। आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। मेवाड़ का इतिहास, अगर इसका पूछा जाए अन्य नाम या प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम इसके क्या क्या है। मेवाड़ को हम प्रागवाट भी कहते हैं, मेदपाट भी कहते हैं और सीवी जनपद भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? प्रागवाट हो गया, मेदपाट हो गया और सीवी जनपद हो गया मित्रों। इसके अन्य अलावा अब इसके पहले राजा के बारे में, पहला शासक कौन रहा है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं मित्रों। पहला शासक कौन रहा था? पहला शासक हुआ है बप्पा रावल। कौन हुआ है? बप्पा रावल हुआ है मित्रों। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? नागदा में अपनी राजधानी बनाई थी। नागदा में क्या है? अपनी राजधानी बनाई थी मित्रों। ये हरित ऋषि के शिष्य थे। हरित ऋषि के शिष्य थे। इन्होंने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया और इन्होंने 734 ईस्वी, कब? 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर नागदा को अपनी राजधानी बनाते हैं। मेवाड़ पे अधिकार कर कर नागदा को राजधानी बनाते हैं। इन्होंने सोने का सिक्का चलाया 115 ग्रेन। कितना? 115 ग्रेन सोने का सिक्का चलाया है। और इन्हीं के नाम पर रावलपिंडी शहर का नाम पड़ा है, कि जो कि पाकिस्तान का शहर है। कहाँ का है? पाकिस्तान के एक शहर का नाम है रावलपिंडी, जो बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि ये गजनी तक अपना शासन इनका फैला हुआ था। कुछ इनकी उपाधियाँ हैं मित्रों। इनको चकवे, राजगुरु, हिंदू सूरज। चकवे किस लिए कहा जाता है? चारों दिशाओं को जीतने के कारण, चारों दिशाओं को जीतने के कारण इनको चकवे कहा गया है। बिल्कुल शॉर्ट नोट आपके लिए तैयार किए गए हैं। आपको कैसे लगे हमें लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं मित्रों। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अलट। अलट के बारे में हम पढ़ेंगे। अलट के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम देखते हैं कि अलट एक तो आहड़ को राजधानी बनाता है। अलट क्या करता है? आहड़ को अपनी राजधानी बना लेता है। ये हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी करता है। हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी करता है। इसमें ध्यान रखेंगे, ये भारत का बोल दो या राजस्थान का बोल दो, प्रथम विदेशी विवाह अगर आपसे पूछा जाए अलट जी के द्वारा जो किया गया था। इन्होंने ही नौकरशाही की स्थापना की थी। अगर नौकरशाही की पूछे स्थापना कब हुई है तो इन्हीं के काल में नौकरशाही की स्थापना ये करते हैं। और इनके उपनाम है आलू राव। इनको आलू राव भी कहा जाता है। इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया मित्रों। वराह मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? अलट करवाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जेत्र सिंह। जेत्र सिंह के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, युद्ध वाला जो वीडियो किया था। अगर आपने अभी तक हमारे राजस्थान की युद्ध वाला वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं। उसके अंदर हमने राजस्थान के अंदर जितने भी युद्ध हुए हैं उनको एक वीडियो में कंप्लीट करवाया है। 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध होता है मित्रों, इल्तुतमिश और जेत्र सिंह की सेना के मध्य। तो इसमें इल्तुतमिश हार जाता है। इल्तुतमिश हारने के बाद इसकी भागती जो सेना होती है वो नागदा को लूट लेती है। और ये इस भूताला युद्ध की जो जानकारी है ना, भूताला युद्ध की जानकारी हमें जय सिंह सूरी की पुस्तक है हमीर मदमर्दन में ये जानकारी मिलती है। हमीर मदमर्दन पुस्तक है जय सिंह सूरी की, जिसमें हमें ये जानकारी मिलती है। इसके बाद नागदा लूट लेता है। इसके कारण जेत्र सिंह अपनी राजधानी क्या कर लेता है? चित्तौड़ बना लेता है। कहाँ कर लेता है? चित्तौड़ बना लेता है। अब आपसे पूछा जाए मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किसका काल है, तो जेत्र सिंह। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। आप जरूर ध्यान रखेंगे, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे स्वर्ण काल को है मध्यकालीन मेवाड़ का जेत्र सिंह का काल जो है स्वर्ण काल रहा है मित्रों। अब हम पढ़ेंगे रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके समय 1303 ईस्वी के अंदर, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। आप ध्यान रखेंगे इसी समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है। वैसे मैंने युद्ध वाले वीडियो में आपको बताया 1301 में रणथंभौर में हुआ, पहला शाखा वो था। 1303 में होता है चित्तौड़ का प्रथम शाखा ये।
और जौहर कौन करता है यहाँ पे? रानी पद्मिनी। पद्मिनी कौन थी? तो गंधर्व सेन इनके पिता का नाम, चंपावती माता का नाम था मित्रों। सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। कालांतर में यहाँ पर शाका होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त करता है और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर देता है? खिजराबाद। ये ध्यान रखेंगे आप, खिजराबाद चित्तौड़ का नाम कर देता है। कालांतर में खिज्जर खां यहाँ पे क्या करता है कि गंभीरी नदी पर पुल बनवाता है, मकबरे, और पुल के पास एक मकबरे का निर्माण करवाता है जिसमें फारसी में लेख लिखवाया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी, ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक बताया गया है या कहा गया है। मुनहोत नैन्सी और जेम्स टोड ने मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक थी पद्मावत 1540 अवधी भाषा में, जो कहानी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत के अंदर जो कहानी लिखी गई है 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में, उसको मुनहोत नैन्सी व जेम्स टोड एक्सेप्ट करते हैं, इस कहानी को मानते हैं। वहीं पर आप ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आता है, ऐसा पूछा जाता है, सूर्यमल मिशन पद्मावत की कहानी को नहीं मानते हैं, पद्मावत की कहानी को नकार देते हैं, नहीं मानते हैं। और हमें जो चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी है ना, वो मिलती है खजाइन उल फुतवत तारीख एलाई के अंदर। अमीर खुसरो की पुस्तक है, मैंने कल भी बताया था, चित्तौड़ के आक्रमण की जानकारी हमें खजाइन उल फुतवत तारीख एलाई के अंदर मिलती है मित्रों, तारीख एलाई के अंदर मिलती है। अब हम अगला राजा पढ़ने वाले हैं राणा हमीर। राणा हमीर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन, ये विषम घाटी पंचानन कहाँ कहा गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर कहा गया है। वीर राजा कहा गया है, कहाँ पर? रसिक प्रिया, जो कि कुंभा के द्वारा लिखी गई है। ये रसिक प्रिया ना टीका है मित्रों, शॉर्ट नोट आप जैसे पढ़ रहे हैं ना, वैसे शॉर्ट नोट है। किसने लिखा? कुंभा ने। लेकिन रसिक प्रिया पर ये पुस्तक थी कि किसकी? पहले जयदेव की पुस्तक थी, जयदेव की पुस्तक पर यह टीका लिखी गई है। कुंभा ने इस टीका को लिखा और रसिक प्रिया नाम से टीका लिखा, और उस पुस्तक के अंदर हमीर को वीर राजा कहा गया है। इन्होंने बरबड़ी माता, अन्नपूर्णा माता, जो कि इन गुहिलों की इष्ट देवी है, का मंदिर बनवाया। बाण माता इनकी कुल देवी है, गुहिलों की कुल देवी अगर पूछा जाए तो बाण माता यहाँ पर रहने वाला है। अब हम पढ़ने वाले लाखा के बारे में। लाखा कह दो, लक्ष्य सिंह कह दो, लाखा बोलो चाहे बोलो आप लक्ष्य सिंह, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इन्हीं के समय में जावर में चांदी की खान मिलती है। इनका पुत्र होता है चुंडा, जिनको सलुम्बर ठिकाना दिया जाता है, और अन्य 3 ठिकाने और होते हैं, इसमें 4 मुख्य ठिकाने उनको दिए जाते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे की अब जैसे हम राजा पढ़ेंगे उनमें इंपॉर्टेंट रोल इनका रहने वाला है। चुंडा को भीष्म पितामह कहा जाता है, राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। कहाँ का? राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। लाखा की शादी होती है हंसा देवी से, हंसा देवी इनकी पत्नी हुई, और इन्हीं के समय में पिछोला झील का निर्माण होता है, नटनी का चबूतरा होता है। और लाखा और हंसा देवी का जो पुत्र था ना मोकल, वो अगला राजा बनेगा, ये संधि की शर्तें थी। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा जाता है। ये इनकी हाड़ी रानी का भाई था और ये नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा जाता है मित्रों। अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मोकल के बारे में। मोकल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो भी अन्य जानकारी मोकल के बारे में रहेगी हम डिस्कस करने वाले हैं। मोकल का संरक्षक नियुक्त किया गया, पहले चुंडा को किया गया, लेकिन हंसाबाई के अविश्वास के कारण ये कालांतर में होशंग शाह मालवा के पास चले जाते हैं। और बाद में संरक्षक कौन बनता है? बाद में संरक्षक बनता है हंसाबाई का भाई रनमल। कौन बनता है? रनमल संरक्षक बन जाता है। एक लिंगजी मंदिर का 4 दीवारी का निर्माण कौन करवाता है? मोकल करवाता है। और हमने पढ़ा कि बप्पा रावल क्या करता है? एक लिंगजी मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अब मोकल यहाँ पर 4 दीवारी का निर्माण कर रहा है, पहला जो कोटा होता है वो निर्माण यहाँ पे करवाया। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बप्पा रावल को काल भोज भी कहा जाता है, बप्पा रावल को काल भोज भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आप नोट करेंगे। समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है। समिदेश्वर मंदिर बनवाया किसने था? तो भोज परमार के द्वारा निर्मित है, जिसे पहले त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था, और अब कालांतर में समिदेश्वर मंदिर या मोकल का मंदिर भी कहा जाने लगा। क्या कहने लगे हैं इसको? मोकल का मंदिर भी इसको अब कहने लगे हैं।
चाचा मेरा और महपा परमार द्वारा 1433 में जीलवाड़ा राजसमंद में हत्या कर दी गई। 1433 में जीलवाड़ा राजसमंद में पड़ता है जहां पर मोकल की हत्या कर दी गई थी मित्रों। इसके बाद हम नेक्स्ट राजा पढ़ेंगे कुंभा के बारे में। कुंभा के बारे में हम इस नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो कुंभा 1433 से 68 तक इनका शासन रहा है। 1433 से 68 तक इनका शासन रहा है। पहले आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, इनका भी संरक्षक कौन नियुक्त हुआ? पहले तो रणमल था, लेकिन पहले रणमल था, बाद में चुंडा को बना दिया गया। क्यों बनाया गया? क्यों रणमल ने राघव चेतन की हत्या कर दी, जो कि चुंडा का भाई था। चुंडा का भाई था मित्रों, इसकी हत्या कर देता है। फिर चुंडा की सहायता से रणमल को मरवा दिया जाता है। भारमली, चुंडा भारमली की सहायता से रणमल को जहर दिलवाकर मार देता है। और रणमल क्या होता है कि कुंभा की सहायता के लिए चाचा मेरा को मार देता है। चाचा मेरा को मार देता है क्योंकि अपने पिता के हत्यारों का बदला लेता है। कुंभा व महमूद खिलजी के बीच में सारंगपुर का युद्ध होता है। महमूद खिलजी प्रथम है ये। सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 में। ये हमने कंप्लीट इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था, लेकिन फिर भी जो भी पॉइंट और एक्स्ट्रा रह जाते हैं वो कर लेते हैं डिस्कस। महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। एक कारण तो ये हो गया कि महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। और इस युद्ध में जीतने के बाद मैंने आपको बताया कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। वहीं पर 1453 ईस्वी में, कब? 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि करते हैं। किसके साथ करते हैं? जोधा के साथ। जोधा को मारवाड़ दिया गया और श्रृंगार कंवर की शादी रायमल से सोजतपाली में की गई। श्रृंगार कंवर कौन थी? तो जोधा की बेटी थी। और ये रायमल कौन है? ये रायमल कुंभा का बेटा है। रायमल क्या है? कुंभा का बेटा है। सोजतपाली को मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा बनाया गया। क्या किया गया? सोजतपाली को मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा बनाया गया। सिरोही के सैसमल देवड़ा को हराते हैं कुंभा। फिर नागौर में शम्सका को हरा दिया और इधर मुआविज़िन खां को हरा देते हैं। पहले तो इन दोनों भाइयों के बीच में युद्ध था, उसमें शम्सका का सहायता करते हैं। फिर कालांतर में इसके साथ भी विवाद होने पर इसको भी युद्ध में हरा देते हैं। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बस किसके बीच हुआ? नागौर वाले शम्स खां का तो सहयोग दिया और मुहाजिहिद खां को हरा दिया था। विजय स्तंभ के अन्य नाम भी हैं मित्रों, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो भी हम देख लेते हैं क्या क्या है। कीर्ति स्तंभ इसको कहते हैं, गरुड़ ध्वज कहते हैं, विष्णु ध्वज कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। कितनी मंजिला इमारतें मित्रों? 9 मंजिला इमारतें हैं। ध्यान रखेंगे, कीर्ति स्तंभ, गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश, 9 मंजिला इमारत है मित्रों ये। 8वीं मंजिल इसके अंदर खाली है। तीसरी पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल खाली है, यानी कि वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। तीसरी पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। लंबाई इसकी 122 फुट और 30 फुट चौड़ा है मित्रों। 122 फीट ऊंचा है और चौड़ाई इसकी पूछी जाए तो 30 फीट चौड़ाई है। ध्यान रखना, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। वास्तुकार इसके कौन थे? जेता पुंजा पोमा नापा। जेता पुंजा पोमा नापा थे। प्रशस्ति यहाँ पर जो करते हैं, उत्कीर्ण कौन करते हैं? अत्रि महेश। अत्रि और महेश करते हैं। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। वीर सावरकर के संगठन अभिनव भारत का भी प्रतीक चिन्ह था। 15 अगस्त 1949 को पहली इमारत थी जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है। पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। पूछा जाए कब की गई? 15 अगस्त 1949 को। पहली इमारत कौन सी है? विजय स्तंभ है। जेम्स टोड इसकी तुलना कुतुब मीनार से करते हैं। जेम्स टोड इसकी तुलना किससे करते हैं? जेम्स टोड इसकी तुलना कुतुब मीनार से करते हैं। फर्ग्यूसन इसकी तुलना जो है ना रोम के टार्जन टावर से करते हैं। कहाँ से करते हैं? रोम के टार्जन टावर से करते हैं। कालांतर में इसकी ऊपर की मंजिल टूटने के बाद स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था मित्रों। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। यहीं पर एक चीज़ पॉइंट ध्यान रखना है, रणकपुर के जैन मंदिर और जैन कीर्ति स्तंभ, वो भी हम इसी के साथ कवर कर लेंगे ताकि आपको जो भी डाउट आ रहा है वो यहीं पर क्लियर हो जाएगा। 1444 स्तंभ है इसके अंदर, इसलिए इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर जो है 1444 स्तंभ है, स्तंभों का अजायब घर इसको कहा जाता है। निर्माण
1439 ईस्वी के अंदर धरणकसा 1439 ईस्वी में धरणकसा के द्वारा जैन व्यापारी है, ये धरणकसा कौन है, जैन व्यापारी है, वो करवाता है। वास्तुकार इसका कौन था, देपांक। देपांक इसका वास्तुकार था। भगवान आदिनाथ को समर्पित है, आदिनाथ जी की मूर्ति इसके अंदर है, आप कह सकते हैं। जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में पढ़ते हैं। तो जैन कीर्ति स्तंभ क्या है, 7 मंजिला इमारतें हैं। वहीं कीर्ति स्तंभ कितनी इमारत, 9 मंजिला थी। कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिला था, 9 मंजिला था, और ये यहाँ पर है 7 मंजिला। आदिनाथ स्मारक कहा जाता है इसको, आदिनाथ जी को समर्पित है। निर्माण इसका जीजा साहब बघेरवाल ने करवाया 12वीं शताब्दी में। यानी कि हम कीर्ति स्तंभ से भी पुराना अगर पूछा जाए तो जैन कीर्ति स्तंभ पुराना है उससे, और ये भी चित्तौड़ के अंदर ही है, 12वीं शताब्दी का है। निर्माण जीजा साहब बघेरवाल ने करवाया था। 7 मंजिला इमारत है मित्रों। आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है आदिनाथ जी को समर्पित होने के कारण। कुंभा का साहित्य में क्या योगदान था वो हम पढ़ लेते हैं। संगीत गुरु इनके सारंग व्यास थे। अच्छा संगीतज्ञ थे, यानी वीणा भी बजाते थे, ये ध्यान रखेंगे आप, वीणा भी बजाते थे। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, सुधा प्रबंध, संगीत सुधा, सुधा राज, कामराज रतिसार, संगीत मीमांसा। तो कामराज रतिसार के 7 भाग हैं और सुध राज के 5 भाग हैं। पाठ्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। पाठ्य, वाद्य, गीत, नृत्य, रस, आप ध्यान रखेंगे। पाठ्य, वाद्य, गीत, नृत्य, रस रत्न कोश ये हैं। अब कुछ किलों के निर्माण है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। कुंभा के द्वारा निर्मित कुछ किले हम पढ़ेंगे। कुंभलगढ़ के किले का निर्माण करवाते हैं। श्यामल दास जी की पुस्तक है वीर विनोद, जो कि मैंने आपको कल भी बताई थी। श्यामल दास जी की पुस्तक है वीर विनोद, जिसमें उन्होंने कहा है कि 84 में से 32 किलों का निर्माण कुंभा ने करवाया है। 84 किले हैं का निर्माण हुआ है राजस्थान में, जिसमें 32 किलों का निर्माण कुंभा जी के द्वारा करवाया गया है। वास्तुकार मंडन था। प्रशस्ति महेश के द्वारा लिखी गई है, और कीर्ति स्तंभ की अत्रि व महेश के द्वारा लिखी गई थी, और इसकी लिखी गई है महेश, ये आप ध्यान रखेंगे। धर्म एवं पवित्रता का अवतार इनको माना जाता है, धर्म एवं पवित्रता का अवतार माना जाता है। मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी कहा जाता है। कटारगढ़ मेवाड़ की आंख कहते हैं, कुंभा का निजी आवास है। यानी कि ये कुंभलगढ़ के अंदर सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, कटारगढ़ है। मेवाड़ की आंख उसे कहते हैं, कुंभा जी का निजी आवास था। और महाराणा प्रताप का भी जन्म कटारगढ़ के अंदर होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे छोटे दुर्ग या जो भी बनाए गए वो हम बता देता हूँ। अचलगढ़ 1452 ईस्वी में सिरोही में बनाया गया, कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। बासंती दुर्ग का निर्माण करवाया, ये कहाँ पर पड़ता है, सिरोही में। मचान दुर्ग और भोमर दुर्ग का निर्माण कराया। मचान दुर्ग का निर्माण तो मेरों पर नियंत्रण के लिए बनाया, और भोमर दुर्ग का निर्माण करवाया गया भील जनजाति पर नियंत्रण करने के लिए। इनका हम साहित्य में भी योगदान देखते हैं। कुंभा की उपाधियां क्या क्या थी, उनका साहित्य में क्या क्या योगदान रहा है। कुंभा का साहित्य में योगदान होने के कारण राणा रासो इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, साहित्य में योगदान होने के लिए राणा रासो। धनुष कला में होने के कारण चाप गुरु, हाल गुरु कहा जाता है। पहाड़ी किले जीतने के कारण परम भागवत कहा गया इनको, विष्णुगुप्त कहा गया। हिंदू सुल्तान, मुस्लिम सेना को हराने के लिए हिंदू सुल्तान इनको कहा गया है। हिंदू सूरज हमने पढ़ा, इनको क्या कहा गया है, हिंदू सुल्तान। और हिंदू सूरज किसे कहा गया है, अब बताइए, अभी हमने पढ़ा था बप्पा राव। ऐसे आप कंपैरिजन करके पढ़िए, हिंदू सूरज किन्हें कहेगा, हिंदू सुल्तान किसे कहा गया, तो ऐसे कंपैरिजन करते आप साथ के साथ चलिए। आदिवराह गुर्जर प्रतिहार, आदिवराह इनको कहा गया है। दरबारी विद्वान इनके हैं, कान्हा व्यास जी हैं। एकलिंग महात्म्य है, फर्स्ट पार्ट कुंभा ने लिखा, जिसे राज वर्णन कहा गया है। कुंभा, इसमें जो एकलिंग महात्म्य है ना, इसमें कुंभा को वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य, राजनीति में निपुण बताया गया है। नाथा मंडन का भाई था, ये नाथा है, नाथा जी भी इनके दरबारी विद्वान थे और मंडन के भाई थे। तो इन्होंने वास्तु मंजरी लिखी। मेहा ने तीर्थमाला लिखी, 120 तीर्थों का वर्णन किया था। मंडन ने कौन सी पुस्तक लिखी है, वास्तुसार। मंडन ने कौन सी पुस्तक लिखी है, वास्तुसार लिखी है। देवमूर्ति प्रकरण लिखी है, राजवल्लभ लिखी है, रूप मंडल लिखी है, कोदर मंडल लिखी है।
अन्य और पुस्तकें भी लिखी हैं। प्रसाद मंडन भी लिखी है महल निर्माण के लिए। कोदंड मंडन जो है धनुष निर्माण के बारे में देती है। राजवल्लभ भवन निर्माण के बारे में हमको बताती है। गोविंद कौन था? गोविंद मंडन का बेटा था। गोविंद मंडन का बेटा था। तो इन्होंने पुस्तक जो लिखी है द्वारदीपिका, उधार धोरणी, कला निधि, मंदिर शिखर का निर्माण के बारे में बताती है। गोविंद की पुस्तक है कला निधि। सार समुच्चय हमको आयुर्वेद के बारे में बताती है। रमाबाई कुंभा की बेटी थी और इनको उपाधि मिली हुई थी वागीश्वरी। कालांतर में इनको जावर क्षेत्र दिया जाता है, जावर क्षेत्र दे दिया जाता है इनको। और ये जावर की खान मैंने आपको बता दी थी, लाखा जी के टाइम में मिली थी। और उपाधि वागीश्वरी, कुंभा की बेटी रमाबाई जिनकी उपाधि वागीश्वरी है। हीरानंद मुनि कुंभा के गुरु थे या कविराजा की उपाधि उन्होंने दी। हीरानंद मुनि इनके कुंभा जी के गुरु थे और कबीर राजा की उपाधि भी उन्होंने दी थी मित्रों। अब हम नेक्स्ट राजा के बारे में पढ़ते हैं, रायमल। रायमल के बारे में पढ़ते हैं। तो रायमल ने उद्भूत मंदिर का निर्माण करवाया, उद्भूतनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और एकलिंग मंदिर का वर्तमान जो स्वरूप, हम एकलिंग मंदिर के बारे में हमने पढ़ा कि मोकल ने इसके परकोटे का निर्माण करवाया। तो जो वर्तमान स्वरूप है वो उसका निर्माण करवाया रायमल ने। और इनकी पत्नी श्रृंगार कंवर, जोधा की बेटी, वो हमने पढ़ा था। तो ये जोधा की बेटी है। और इन्होंने गोसुंडी में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। गोसुंडी में एक अभिलेख लगा हुआ है मित्रों 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जरूर ध्यान रखेंगे, इस पे स्टार लगा लीजिए। 2वीं शताब्दी का है, संस्कृत भाषा का है, ब्राह्मणी लिपि के अंदर है। D.R. भंडारकर ने इसको पढ़ा है। पॉइंट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषा का है, ब्राह्मणी लिपि में है, D.R. भंडारकर ने इसको पढ़ा है। वैष्णव धर्म की जानकारी हमें इसमें ये देता है। वैष्णव धर्म की, वैष्णव धर्म बोल दो आप, या भागवत धर्म की जानकारी इसके अंदर हमको मिलती है। भागवत धर्म की जानकारी इसके अंदर मिलती है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनका कालक्रम आप जरूर ध्यान रखेंगे। जो बड़े राजा होते हैं ना, उनका टाइम पीरियड ध्यान रखना है। छोटे राजा हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ही ध्यान रखो। 1509 से 28 के मध्य इनका कालक्रम है। अपने भाइयों के साथ विवाद होने पर श्रीनगर, अजमेर के अंदर एक स्थान पड़ता है श्रीनगर, करमचंद पवार के पास चले गए थे, ये ध्यान रखेंगे। राणा सांगा रायमल का पुत्र था। पुत्र भोजराज जिसकी शादी मीराबाई से हुई थी। राणा सांगा का पुत्र भोजराज जिसकी शादी मीराबाई से हुई थी। इनकी कुछ उपाधियां हैं। हिंदू पत इनको कहा गया है। सैनिकों का भग्नावेश, 80 घाव लगने के कारण हिंदू पत कहा गया है, सैनिकों का भग्नावेश कहा गया है। इनके साथ कुछ युद्ध हुए हैं जो हमने कल पढ़ लिए थे, फिर भी एक बार इनको रिवाइज करने के लिए पढ़ लेते हैं। अगर अभी तक आपने जो युद्ध वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप जाकर वहाँ देख सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। कोटा, इसमें खातौली का युद्ध होता है। खातौली पड़ता कहाँ है? कोटा में पड़ता है। सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी के अंदर होता है। तो इसमें सांगा युद्ध जीत जाता है। बाड़ी का युद्ध होता है। बाड़ी ये जो स्थान है धौलपुर के अंदर पड़ता है। सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, लेकिन होता कब है? 1518 ईस्वी में होता है और इसमें भी सांगा युद्ध जीत जाता है। गागरोन का युद्ध होता है। गागरोन पड़ता कहाँ है? झालावाड़ के अंदर है। सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड है। ये महमूद खिलजी सेकंड है। ये युद्ध होता है 1519 के अंदर। 1519 के अंदर ये युद्ध होता है, ध्यान रखेंगे। और इसमें भी सांगा युद्ध जीत जाता है। और ये इस समय जो युद्ध होता है ना, तो गागरोन का जो किला है ना, वो किला चंदेरी मैदेनी राय, चंदेरी के मैदेनी राय के पास होता है। ध्यान रखेंगे, चंदेरी के मैदेनी राय के पास होता है। कालांतर में इन सभी के पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ईडर रियासत के बारे में पढ़ें तो ईडर रियासत, इधर भारमल और रायमल जो दो भाई थे, ये रायमल वो वाला नहीं है इनके पिता, ये ईडर रियासत गुजरात की अलग से रियासत है, उसमें था। तो रायमल और रायमल का साथ देते हैं सांगा और इधर भारमल गुजरात वाला है। तो इनके साथ युद्ध होता है, ये यहाँ पर युद्ध जीत जाते हैं। भारमल इस युद्ध में हार जाता है और इस रायमल को वहाँ गुजरात का शासक बना दिया जाता है। इसके बाद मित्रों हम पढ़ने वाले हैं कुछ और महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जो कि बयाना का युद्ध जाना जाता है, खानवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो उनको भी हम पढ़ने वाले हैं। बयाना का युद्ध, बयाना का जो युद्ध है 16 फरवरी 1527 ईस्वी को होता है। बाबर वर्सेस सांगा के मध्य होता है। इस युद्ध में सांगा युद्ध जीत जाते हैं।
मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। बाबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी है? मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा के नेतृत्व में। फिर होता है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को, यानी लगभग 1 महीने के बाद। लेकिन 16 मार्च को कौन कहता है? श्यामल दास। कवि श्यामल दास वीर विनोद पुस्तक के अंदर ये कहते हैं कि 16 मार्च को हुआ। डायरेक्ट पूछा जाए 17 मार्च, पूछा जाए श्यामल दास या वीर विनोद के अनुसार तो 16 मार्च करना है। इस युद्ध में बाबर क्या करता है कि शराब न पीने की घोषणा करता है, जिहाद की घोषणा करती है। जिहाद का मतलब क्या होगा कि धर्म युद्ध। जिहाद यहाँ पे मतलब होगा धर्म युद्ध। तमगा कर मुस्लिमों से हटा देता है, मुस्लिमों से तमगा कर हटा देता है, धर्म युद्ध की घोषणा कर देता है। तुलनुगमा युद्ध पत्ति का यूज करता है। वहीं पर सांगा पाती परवन अपनाता है, यानी कि राजस्थान के राजाओं को पत्र भेजकर बुलाता है। अभी एक बार थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पर आप देख लो कि कौन राजा कहाँ पर था। अगर आपको याद नहीं है तो 1-2 बार आप इसको लिखिए, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। आमेर का पृथ्वीराज थे, मेड़ता के वीरमदेव थे, चंदेरी के मदेनी राय थे, देवलिया के बाघ सिंह थे, मेवात के हसन खां मेवाती थे, मारवाड़ के मालदेव थे, गांगा का पुत्र, बीकानेर का कल्याणमल जेतसी का पुत्र, वागड़ का उदय सिंह, सादरी का झाला अज्जा और इड्र का भारमल। इब्राहिम लोदी का भाई भी था, इब्राहिम लोदी का भाई भी था, महमूद लोदी इस युद्ध के अंदर शामिल था। ध्यान रखेंगे। सांगा के घायल होने के बाद युद्ध का नेतृत्व झाला अज्जा करते हैं। नेतृत्व है ना, झाला अज्जा करते हैं सांगा के घायल होने के बाद। सादरी के झाला अज्जा नेतृत्व करते हैं। कब करते हैं? सांगा के घायल होने के बाद। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य कोई सुझाव है आपके पास तो वो भी आप हमें बता सकते हो, ताकि इन फ्यूचर हम जो वीडियो लेकर आएँ उसमें और ज़्यादा सुधार कर आपको वीडियो दे सकें। थैंक यू मित्रों।